हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, आपको पता है कि 2026 का जो ब्रिक्स सम्मेलन है ये भारत में ही होने वाला है। और मुख्य सम्मेलन से पहले जो है अलग अलग मंत्रियों की जो मंत्री स्तरीय बैठक होती है वो देश के अलग अलग शहरों में लगातार हो रही है। इसी क्रम में भी हाल फिलहाल में नई दिल्ली में जो है पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई है। पर्यावरण मंत्रियों की जो 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक हुई है नई दिल्ली में, उसमें एक सीबीएएम नाम का कॉन्सेप्ट है, इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की गई। इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना इस आधार पर की गई कि सीबीएएम कॉन्सेप्ट को यूरोपियन यूनियन को जल्द वापस ले लेना चाहिए और ये हम लोगों के हित में नहीं है। तो इसकी जो आलोचना, ये सीबीएम दरअसल कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्या है, इसको हम लोग समझेंगे और क्यों इसको वापस लेने की मांग ब्रिक्स देशों के द्वारा उठाया गया, इसको भी हम लोग इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले आप मुद्दा ये समझिए कि आमतौर पर आज जो भी विकसित देश आप देख रहे हैं, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो या अमेरिका हो या कोई भी देश जो आज विकसित देशों की श्रेणी में है, वो विकसित कैसे हो पाया? वो बहुत सारा इंडस्ट्री अपने देशों में लगाया, बहुत सारा कल कारखाना लगाया और पर्यावरणीय मानकों का खुले तौर पर उल्लंघन किया। यानी कि आज पर्यावरण की जो इतनी बुरी स्थिति है, जलवायु परिवर्तन की का खतरा मंडरा रहा है, कार्बन उत्सर्जन इतना बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो प्रकोप है इतना ज़्यादा, तो ये इन्हीं सारे विकसित देशों के कारगुजारियों की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि वो अपने विकास के क्रम में ये नहीं देखा कि पर्यावरण पर इसका क्या गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो तो विकसित हो गया पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करके। लेकिन आज जब भारत, चाइना जैसा देश जो धीरे धीरे विकसित होने के ओर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो फिर यहाँ पर इन लोगों पर तरह तरह का प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है कि आप कार्बन उत्सर्जन मत कीजिए, आप पर्यावरणीय नियमों का पालन कीजिए। तो अगर पर्यावरणीय नियमों का पालन किया जाए, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के दिशा में कठोरता से उसको लागू किया जाए उन सारे नियमों को, तो फिर हम लोग उस लेवल पर विकास कभी कर ही नहीं पाएंगे जिस लेवल पर आज विकसित देश है। तो यहाँ पर वही वाली बात हो गई कि सारा जो प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है ये विकसित देशों के द्वारा किया गया, और आज जब उसका बुरा प्रभाव दिख रहा है पर्यावरण में, तो उसकी जिम्मेदारी जो है कहीं ना कहीं विकासशील देशों के ऊपर डाल दिया जा रहा है। तो इसी क्रम में क्या है कि भारत या चाइना या कोई भी विकासशील देशों के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो उन सारे प्रोडक्ट को बनाने में जो कार्बन उत्सर्जन होता है, भारत में बहुत कठोरता से पर्यावरणीय नियमों को लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को विकसित होना है। तो कोई भी जो प्रोडक्ट भारत में बनाया जाएगा, तो अगर उससे कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, तो उस कार्बन उत्सर्जन के बाद जो प्रोडक्ट तैयार होगा, उस प्रोडक्ट को अगर यूरोप के मार्केट में बेचा जाए, तो आम तौर पर यूरोप का जो भी कंपनी है, जिसको बहुत कठोरता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में अभी बहुत ज़्यादा कठोरता के साथ पर्यावरणीय मानकों को फॉलो करवाया जाता है किसी भी कंपनी को, तो उसका प्रोडक्ट जो है थोड़ा महंगा हो जाएगा। और भारत में जहाँ पर्यावरणीय मानकों का उतना ज़्यादा कठोरता से इसको लागू नहीं किया जा रहा है, तो ये प्रोडक्ट वहाँ पर थोड़ा सस्ता होगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इसी क्रम में जब ये प्रोडक्ट वहाँ जाएगा, तो यूरोपियन कंपनी को लॉस ना हो जाए, उसको मार्केट में कॉम्पिटिटिव वो प्रतिस्पर्धात्मक वो बना रहे, इस वजह से यूरोपियन यूनियन का कहना है कि हम एक अतिरिक्त शुल्क वसूलेंगे भारत या बाकी विकासशील देशों से, या कोई भी देश जो पर्यावरणीय मानकों का फॉलो पालन नहीं किया है, कार्बन उत्सर्जन करके उस प्रोडक्ट को बनाया है, वो जब मेरे देश में बिकने आएगा, यूरोप में बिकने आएगा, तो उस पर हम एक अतिरिक्त शुल्क वसूल करेंगे। और यही जो कॉन्सेप्ट है, यही है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसके तहत जो है अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा, ये नियम है। तो अब हम लोगों का कहना है, भारत का कहना है, चाइना का कहना है कि आप सारा प्रॉब्लम आप लोग क्रिएट किए हैं, तो जिम्मेदारी तो आपको ज़्यादा लेनी होगी। आज जब हम लोग विकास कर रहे हैं, तो फिर आप उसमें बाधा नहीं बना सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा चार्ज वसूल कीजिएगा, ज़्यादा शुल्क लगाइएगा, तो फिर हम लोगों का प्रोडक्ट जब वहाँ महंगा हो जाएगा, तो हम लोग तो प्रतिस्पर्धा से बाहर ही हो जाएंगे। तो कुल मिला के ब्रिक्स देशों का ये कहना है कि यूरोपियन कंट्रीज घुमा फिरा के जो है एक तरह से बैरियर लगाने का काम कर रहा है, हम लोगों के विकास में बाधा पहुंचाने का काम कर रहा है कि ये लोग कभी विकसित हो ही ना पाए। तो इसी कॉन्सेप्ट का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। इसको अब लागू भी किया जा चुका है, इसका पहला चरण, और आगे आने वाले चरण में इसको और टाइट किया जाएगा। ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, इसको और स्ट्रांगली, स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जाएगा। तो हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, नई दिल्ली में आयोजित 12वीं ब्रिक्स मंत्री पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक हुई है,
उसमें अपनाए गए संयुक्त मंत्री स्तरीय वक्तव्य में ब्रिक्स देशों ने यूरोपियन यूनियन के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है सीबीएम उसको एक तरफा दंडात्मक भेदभावपूर्ण और संरक्षणवादी उपाय बताया है और इसकी आलोचना की है। इस बैठक की जो अध्यक्षता है ब्रिक्स 2026 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। तो अध्यक्षता जो है इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की है। अब देखिए सीबीएम ये है क्या? देखिए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सीबीएम यूरोपीय संघ की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत यूरोपीय बाजार में आयातित कुछ कार्बन गहन उत्पादों से उनके उत्पादन के दौरान हुए कार्बन उत्सर्जन के आधार पर लागत वसूली जाती है। इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यूरोपीय कंपनियों पर घरेलू स्तर पर लागू कठोर जलवायु नियमों के कारण उन्हें उन विदेशी उत्पादकों से प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान न हो जहां कार्बन उत्सर्जन पर अपेक्षाकृत कम लागत लगती है। तो वो अपने देश की कंपनियों की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा है। इसे कार्बन लीकेज रोकने का प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि उन लोगों का कहना है कि इससे कार्बन लीकेज रुकेगा, कार्बन नियमों का जो है सख्ती से फिर हर कोई पालन करेगा। सीबीएम जो है मुख्य रूप से लौह इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, हाइड्रोजन और बिजली जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करता है। 1 जनवरी 2026 से सीबीएम का जो है डेफिनेटिव रिजीम लागू हो चुका है, जिसके बाद इसके तहत आने वाले आयातों पर वास्तविक वित्तीय दायित्व का चरण शुरू हुआ है। अब देखिए ब्रिक्स देशों की मुख्य आपत्तियां क्या है? ब्रिक्स देशों का तर्क है कि सीबीएम केवल पर्यावरणीय नीति नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अतिरिक्त आर्थिक बाधा भी पैदा कर सकता है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट ये करेगा इस पर। विकासशील देशों के निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में अपने उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ सकता है। ब्रिक्स ने विशेष रूप से जलवायु न्याय यानी कि क्लाइमेट जस्टिस और समानता यानी इक्विटी का मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि विकसित और विकासशील देशों की जो ऐतिहासिक जिम्मेदारियां हैं वो समान नहीं है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा कार्बन आज तक उत्सर्जन किया है। इसी संदर्भ में साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है सीबीडीआर, इस सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना गया है। यानी कि जब जिम्मेदारी अलग-अलग है तो आपको जिम्मेदारी का जो भुगतान है वो भी अलग-अलग होना चाहिए। जब 2 तरीके से विकसित देश ज़्यादा इसके लिए ज़िम्मेदार है कार्बन उत्सर्जन के लिए और जलवायु परिवर्तन के लिए, तो उसको ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा लेनी होगी, उसको भुगतान भी ज़्यादा करना होगा। विकासशील देशों का तर्क है कि उन्होंने औद्योगिकरण और ऐतिहासिक उत्सर्जन में विकसित देशों की तुलना में कम योगदान दिया है, लेकिन जलवायु परिवर्तन से निपटने की लागत जो है उसका एक बड़ा हिस्सा अब उनके निर्यात और आर्थिक विकास पर भी पड़ सकता है। तो ये कहना है विकासशील देशों का। अब ब्रिक्स ने जलवायु वित्त पर क्या मांग रखी है ये देखिए। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों ने विकसित देशों से विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त बढ़ाने की मांग की है। जलवायु से जुड़ा हुआ जो एक फंड बनाया जाता है कॉप 29 और कॉप 30 के तहत जो है एडेप्टेशन फंड या एडेप्टेशन फाइनेंस स्थापित किया गया, जिसके तहत जो भी विकासशील देश है जो पर्यावरण खतरों से, पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहा है, तो उन सब की आर्थिक मदद की जाएगी। तो जलवायु वित्त बढ़ाने की मांग किया जा रहा है। वित्त को नया अतिरिक्त पूर्वानुमेय पर्याप्त और सुलभ बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही विकसित देशों से 2035 तक अनुकूलन वित्त जो है यानी कि एडेप्टेशन फाइनेंस जो है उसको 3 गुना करने से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की मांग की गई। वो लोग वादा किया है कि कॉप 29 और कॉप 30 में कि हम जो है एडेप्टेशन फाइनेंस के तहत 3 गुना बढ़ाएंगे, जो भी फंड है उस फंड को 2035 तक 3 गुना बढ़ाएंगे जो आज फंड है। तो उसको कह रहा है कि आप उस अपने वादा को पूरा कीजिए भाई। अब ब्रिक्स ने यह भी कहा है कि विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई के लिए मिलने वाली वित्तीय सहायता का बड़ा हिस्सा अनुदान यानी ग्रांट्स, रियायती वित्त के रूप में होना चाहिए, न कि बाजार दर पर दिए जाने वाले ऋणों के रूप में। इसका उद्देश्य जलवायु कार्रवाई के नाम पर विकासशील देशों पर अतिरिक्त बोझ को रोकना है, अतिरिक्त ऋण बोझ को रोकना है। ठीक है। अब देखिए भारत के लिए सीबीएम का महत्व क्या है? तो भारत जो है खुद इस्पात और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल करता है यूरोप में, तो भारत को तो इससे लॉस होना ही है। तो भारत के लिए यह मुद्दा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस्पात और एल्यूमिनियम जैसे ऊर्जा गहन उद्योग यूरोपीय बाजार में महत्वपूर्ण निर्यात के क्षेत्र हैं। यदि भारतीय उत्पादों में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा अधिक मानी जाती है, तो सीबीएम के कारण उनका जो यूरोपीय बाजार में लागत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे भारत के सामने दोहरी चुनौती है इसकी वजह से। एक और निर्यात प्रतिस्पर्धा बनाए रखना और दूसरी ओर उद्योगों का हरित एवं कम कार्बन रूपांतरण करना। तो इसके लिए भारत के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा दक्षता और कम कार्बन उत्पादन तकनीकों में निवेश बढ़ाना व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए बृहत्तर स्तर पर यह विवाद जलवायु नीति और वैश्विक व्यापार नियमों के बीच बढ़ते टकराव को दर्शाता है। विकसित देश सीबीएम को जलवायु लक्ष्यों की पूर्ति और कार्बन लीकेज को रोकने का साधन मानते हैं, जबकि विकासशील देश जो है इसको हरित संरक्षणवाद यानी ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म के रूप में देखता है। यानी कि विकासशील देश का कहना है कि ये जो
इस तरह का जो कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं पर्यावरण के नाम पर जो है हम लोगों के विकास को रोकने का ये एक प्रयास है। आर्थिक विकास ना कर पाए कोई विकासशील देश, आर्थिक रूप से ज़्यादा विकसित ना हो पाए, इस वजह से किसी भी बहाने से फिलहाल पर्यावरण के बहाने से हम लोगों के प्रयास को रोका जा रहा है, ऐसा विकासशील देशों का तर्क है। चलिए अब हम लोग फाइनली एक एमसीक्यू देखेंगे, जो भी सही जवाब लगे आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। हाल ही में ब्रिक्स देशों ने यूरोपियन यूनियन के सीबीएम यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है उसकी आलोचना है मुख्यतः किस आधार पर की है? यह केवल पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू होता है, यह विकासशील देशों के साथ जलवायु वित्त साझा करता है, यह जलवायु न्याय और सीबीडीआर के सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए व्यापारिक बाधा पैदा करता है, यह केवल यूरोपीय संघ के भीतर उत्पादित वस्तुओं पर कार्बन शुल्क लगाता है। तो जो भी सही जवाब लगे आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।